हेलो जैगवार्स, क्या हाल चाल? व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के? और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, स्मूथ चल रहा होगा, कूल चल रहा होगा। एंड हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। और आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ही थोड़ा सा और एक नई चीज पढ़ेंगे कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, अगर इमेजिन करो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको कॉन्सेंट्रेशन ना दिया हो। अच्छा सर, कॉन्सेंट्रेशन ना दिया हो, फिर क्या दिया हो? आपको प्रेशर दे रखा हो गैस का, पार्शियल प्रेशर, तो क्या करोगे? तब आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है दैट इज T इज इक्वल टू 2.303 K log बेस 10 A0 बाय A, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। या आपको कई जगह पर ऐसा सिखाया गया होगा A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये जो आपका फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने भी देखो, आई थिंक यही फॉर्मूला पढ़ा था क्या? हाँ, हम लोगों ने ये A अपॉन A माइनस एक्स पढ़ा था। या आप इसको A को कुछ किताबें A को A0 लिखती है एज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस एक्स को A लिखती है एज अ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो ये फॉर्मूले में A और A माइनस एक्स आर द कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन गैसेस वाले केस में आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया होता है, वहां पर प्रेशर दिया हुआ होता है। तो हम इसे कैसे डिराइव करेंगे? चलिए, तो हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि मान लीजिए कि A नाम की गैस है मेरे पास में, वो कन्वर्ट हो रही है B नाम की गैस के अंदर और C नाम की गैस के अंदर। अब मान लो जब टाइम 0 था तब इस गैस का प्रेशर, इनिशियल प्रेशर PI था और इन दोनों गैसेस के प्रेशर 0 थे, क्योंकि ये तो बने ही नहीं होंगे जब टाइम 0 था। लेकिन जब टाइम T हो जाता है, जब कुछ समय बीत जाता है, तब आपकी गैस का इनिशियल प्रेशर PI माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब आपकी गैस का प्रेशर X अमाउंट से घट गया। क्यों? क्योंकि ये गैस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, गैस की मात्रा कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि गैस कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। तो इनिशियल अमाउंट में जो गैस थी, अब वो गैस की मात्रा कम पड़ चुकी है, उसमें से X अमाउंट खर्च हो चुका है। तो गैस का जो इनिशियल प्रेशर था उसमें X अमाउंट से कमी आ गई। जैसे मान लो इसका इनिशियल प्रेशर 0.5 ATM था, अब 0.4 ATM बचा, मतलब 0.1 ATM गैस का प्रेशर कम हो गया, क्योंकि गैस की क्वांटिटी कम हो गई होगी। उतने अमाउंट से ये बढ़ गया होगा और उतने अमाउंट से ये बढ़ गया होगा। X दोनों का प्रेशर इधर बढ़ गया। यहां पर एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहां पर मैथ्स लगाते हैं, बोलते सर अगर यहां पर X से कम हुआ है तो यहां पर x/2 क्यों नहीं हुआ? बेटा ये गैस है और गैस का सबका अपना एक प्रेशर होता है। तो ऐसा कभी गलती मत करना कि यहां से X माइनस किया तो यहां पर भी X रहेगा, यहां पर भी X रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। एक केस ऐसा इमेजिन करो कि मान लो तुम्हारे पास में एक A नाम की गैस है, मान लो इसके 2 मोल्स हैं और ये 3 मोल्स B में और 1 मोल C में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके लिए जब आप T 0 रखोगे तो इसका इनिशियल प्रेशर कितना होगा? PI, इसका इनिशियल प्रेशर होगा 0। जब टाइम T बीत जाएगा तब बेटा इसके इनिशियल प्रेशर में से क्या आप X कम करोगे? नहीं, यहां पर अब आप लोग क्या कम करोगे? आप यहां पर 2X कम करोगे। क्यों? क्योंकि इसके 2 मोल्स है। तो ये जो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ ATM या जो प्रेशर की मात्रा जो रिड्यूस हो रही है, वो इन गैसेस के इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगी। अब यहां पर कितनी गैस बनेगी या कितना गैस का प्रेशर दिखाई दे रहा होगा? नया बनता हुआ 3X और इसका कितना दिखाई दे रहा होगा? X। तो क्या आपको यह पॉइंट समझ में आया? इस बात का खासा ख्याल रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन करने में आप 100% गलती करोगे, 100% गलती करोगे। नाउ ये हो गया। नाउ गाइस एट टाइम T,
आप मुझे बताइए पीटी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट डू यू मीन बाय पीटी? पीटी का मतलब दैट विल बी द टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब टाइम टी बीत चुका है, इसमें ए नाम की गैस का अब इतना प्रेशर बचा है, बी नाम की गैस का इतना प्रेशर लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो बी गैस का भी फॉर्मेशन हो गया तो वो भी प्रेशर लगाएगी, और सी नाम की गैस भी बन चुकी है तो अब वो भी अपना प्रेशर लगाएगी। क्या यह बात सबको समझ में आ रही है? तो यहां पर आपके पीटी की वैल्यू हो जाएगी पी आई माइनस एक्स, ये तुम्हारी गैस ए का बचा हुआ प्रेशर, बाकी की जो गैस ए है वो बी और सी में कन्वर्ट हो गई, तो बी अब आपको एक्स प्रेशर लगाकर दे रही है और सी आपको एक्स प्रेशर लगाकर दे रही है। माइनस एक्स प्लस एक्स के फिट्टूस हो जाने के बाद अब यहां पर तुम्हारी वैल्यू बची पी आई माइनस एक्स। तो यहां पर हम लोग एक ऐसा काम कर सकते हैं दैट पीटी इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स। सो देयरफॉर मैं इसको अगर रीअरेंज कर दूं और लिख दूं x इज इक्वल टू, तो मैं x को इधर ले जाऊं तो x प्लस हो गया, पी आई यहां पर एज इट इज पड़ा हुआ है, और ये पीटी इधर ले आऊं तो ये माइनस पीटी हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू पी आई माइनस पीटी, x इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी। देख लीजिए एक बार इतना, ठीक है, कोई परेशानी? अब यहां पर एट टाइम टी, यहां पर एट टाइम टी मुझे एक बात बताइए, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या कभी रिएक्टेंट के बारे में कोई बात करते? नहीं, हम केवल और केवल प्रोडक्ट के बारे में कोई बात करते नहीं। हमको अगर रिएक्टेंट का रेट पता चल जाए तो हमको पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट पता चल जाता है। तो यहां पर मुझे केवल रिएक्टेंट से मतलब होगा। तो एट टाइम टी जो मेरी गैस ए है, जो मेरी गैस ए है उसका प्रेशर क्या मैं यहां पर पी ए लिख दूं? मतलब पी ए का मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस ए, प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम टी। टाइम टी पर गैस का प्रेशर कितना है? पी ए। और आप लोग जानते हो कि इस इक्वेशन में पी ए की वैल्यू पी आई माइनस एक्स के बराबर होती है, पी आई माइनस एक्स के बराबर होती है। तो जब मैं ये एक्स की वैल्यू यहां पुट ऑन कर दूंगा तो हो जाएगा पी आई माइनस पी टी। अगर मैं इस इक्वेशन को एक काम करूं, ऐसा ना लिखते हुए अगर मैं इसको पी टी माइनस पी आई कर दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो रीअरेंज करने पर पी टी माइनस पी आई होगा, तो यहां पर हम रखेंगे पी आई माइनस पी टी, और ये माइनस जब इस माइनस के सामने जाएगा तो ये प्लस पी आई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। तो आपके पी ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 पी आई माइनस पी टी। अब आप मुझे बताइए ये पी ए की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन पढ़ा था, वेयर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, वेयर a क्या था? इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, a माइनस एक्स क्या था? दैट इज योर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हमें कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू को प्रेशर से चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग लिखेंगे इनिशियल प्रेशर, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? फाइनल प्रेशर। तो अब इनिशियल प्रेशर कितना है? इनिशियल प्रेशर तो सर आपका पी आई है, और फाइनल प्रेशर आपका कितना है? सर फाइनल प्रेशर आपका पी ए है, यानी प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम टी विच इज इक्वल टू पी, और पी ए की वैल्यू 2 पी आई। पी ए की वैल्यू क्या है? 2 पी आई माइनस पी टी, और ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर द रिएक्शन। क्या ये चीज क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये चीज क्लियर हुई? चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। आइए लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ओवर दिस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास में गैस है 2 मोल्स ऑफ N2O5,
ये डीकंपोज हो रही है इन 2 मोल्स ऑफ N2O4 के अंदर और ऑक्सीजन गैस बाहर जा रही है। जब टाइम 0 था तब ये 0.5 ATM था और जब टाइम 100 सेकेंड्स पार कर गया आपके चेंबर का प्रेशर 502 ATM हो गया। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यू हैव टू फाइंड द रेट कांस्टेंट। अब यहां पर आपको सब कुछ प्रेशर में दे रखा है। अब देखो, अगर मैं मेरे फॉर्मूले को एक बार वापस से पीछे से उठाकर देखूं तो मुझे K निकालने को बोल रहा है, तो मेरे पास में फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है 2.303 अपॉन T। यहां पर मुझे T की वैल्यू ऑलरेडी 100 सेकेंड्स दे रखी है। मेरे पास में log बेस 10 PI, गाइस ये मेरा इनिशियल प्रेशर हो जाएगा। तो मेरे पास में PI की वैल्यू भी है, बस मुझे यहां पर PA की वैल्यू चाहिए, यानी कि द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस A, द फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट गैस। अब यहां पर मेरे को जो दे रखा है दिस इज योर PT, ये मुझे इसका क्या दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है। और मुझे टोटल प्रेशर का मतलब समझना चाहिए कि 100 सेकेंड के बाद N2O5 टूट गया होगा, मतलब N2O5 का जो इनिशियल प्रेशर है उससे वैल्यू कम हो गई होगी, लेकिन N2O4 और ऑक्सीजन के बनने के बाद इनके प्रेशर का भी कंट्रीब्यूशन आने लगा होगा, इसलिए आप देखो फाइनल प्रेशर इनिशियल से ज्यादा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 सेकेंड के बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि N2O4 और ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है, उसको जब हम हटाएंगे तब हमें हमारे N2O5 का बचा हुआ प्रेशर मिलेगा जो हमें यहां पर रखना है। तो इस इक्वेशन को मैं एक बार वापस से रिफ्रेम करूंगा, दैट इज 2 मोल्स ऑफ N2O5, इससे बन रहा है 2 मोल्स ऑफ N2O4 और यहां पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। सो जब टाइम 0 था तब तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 ATM था, आई मीन प्रेशर, ये 0 और ये 0 था। लेकिन जब टाइम T हो गया तब क्या हुआ होगा, तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसके इनिशियल प्रेशर को एज यूजुअल PI मानते हैं, इसको 0 और 0 मानते हैं। एट टाइम T हम यहां पर लिखेंगे PI माइनस 2x। सर आपने 2x क्यों लिखा, क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स कम हुए, 2 मोल्स के हिसाब से प्रेशर कम हुआ। यहां पर N2O4 के 2 मोल्स हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2x, और यहां पर इसका 1 मोल है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x। क्या बात समझ में आ गई? नाउ यहां पर आप पहले निकालेंगे P टोटल। सो P टोटल यानी टोटल प्रेशर एट टाइम T विल बी द सम ऑफ ऑल द 3 गैसेस, इनके द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, यानी PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। सारी गैसेस के प्रेशर को ऐड करने पर हमें वैल्यू मिली PI माइनस x। अब हम x को इधर ले जाते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, PT माइनस PI एज यूजुअल, PT माइनस PI, PT माइनस PI। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या यहां तक सबको बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, PT माइनस PI यहां पर अगर हम ना भी करें, अगर हम PT माइनस PI यहां पर ना भी करें, या वैसे तो करना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू PT माइनस PI। नाउ व्हाट इज योर टोटल प्रेशर, व्हाट इज योर टोटल प्रेशर, दैट इज 0.5 विल बी योर इनिशियल प्रेशर। सबसे पहले हमको यहां पर 0.5 आपका इनिशियल प्रेशर रखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पर इनिशियल प्रेशर की जगह मैं यहीं पर सॉल्व करना शुरू कर दूं, अगर कि मेरा इनिशियल प्रेशर है 0.5 और यहां पर बचा x, 0.5 प्लस x हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक काम करते हैं, x को यहीं रखते हैं और 0.5 में से ये जो तुम्हारा 0.5 है PT को माइनस कर देते तो ये हो जाएगा PT माइनस 0.5। ये यहां तक इक्वेशन अरेंज हो गई, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था हम वही कर रहे हैं। अब यहां पर मेरे को ये देखना है, अब यहां पर हमको ये देखना है कि आपका ये जो PI है दैट विल बी इक्वल टू P है। देखो हम लोगों ने बिल्कुल जैसे पिछली बार डेरिवेशन सॉल्व किया था हम वैसा ही खेल खेल रहे हैं। हमने यहां तक बता दी थी P टोटल माइनस PI, PT माइनस PI, तो यहां पर मैंने PT माइनस PI कर दिया और x की वैल्यू निकाल ली। अब इस x की वैल्यू के लिए हमको यहां पर PA चाहिए, PA मतलब प्रेशर ऑफ गैस A एट टाइम T।
तो हम लोग वही का वही खेल यहां पर वापस खेल रहे हैं। तो यहां पर आपका जो PA है यानी प्रेशर ऑफ गैस ए जो हमको चाहिए फाइनली, जिसके बारे में सब लफड़ा चल रहा है, इसकी वैल्यू PI माइनस 2x के बराबर है और x की वैल्यू PT माइनस 0.5 है। तो हम इसको लिखेंगे PI माइनस 2PT और प्लस 0.1 नहीं, और यहां पर भी PI की वैल्यू रखना पड़ेगी ना मुझे 0.5, यहां पर मुझे 0.5 वैल्यू तो रखनी पड़ेगी। 0.5 में से मुझे करना पड़ेगा 2 और 2 में से PT मेरे को माइनस करना पड़ेगा और टोटल प्रेशर भी मेरे पास में है 0.512, 0.512 भी मेरे पास में है और इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 0.1। तो आप इसको बैठ के आराम से सॉल्व करें तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 to the 4, 2 1 the 2, 5 to the 10 यानी 1.0। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं प्रॉपरली, एक बार प्रॉपर कैलकुलेटर लगा लेते हैं ताकि कोई लफड़ा ना बचे, किसी भी तरीके का कैलकुलेशन एरर ना हो, वरना बाद में लफड़ा होता। दैट इज 1.024 हम सही कर रहे थे -1। तो 1 में से अब 0.5 में से काम करो, ये माइनस कर देंगे 0.5 में से 0.024 माइनस कर दिया, 0.5 में से 0.024 माइनस कर दिया तो वैल्यू आई 0.476। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल PA का वैल्यू। अब बस यहां पर आप फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख दीजिए। K इज इक्वल टू 2.303, टाइम आपका 100 सेकेंड्स है, लॉग बेस 10, इनिशियल आपका वैल्यू 0.5 था, फाइनल आपका वैल्यू 0.476 हो गया। आओ जरा इसको सॉल्व करें तो एक बार देख लेते हैं कि 0.5 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.476 से तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.05, तो जाएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग बेस 10 1.05। ठीक है, यहां तक आ गया सब लोगों का क्वेश्चन, यहां तक सबका आ गया। नाउ गाइस लॉग बेस 10 1.05, लॉग बेस 10 1.05 की वैल्यू मैं अगर आपको बताऊं तो नियर अराउंड 0.0216 के आसपास होगी। तो मैं ऊपर का रब कर देता हूं, इतना तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा। तो अब यहां पर 2.303 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 0.02, बस अब आप इसको फाइनल सॉल्व कर लो। दैट इज 4.9 के समथिंग आपका आंसर आएगा। 4.9 इंटू 10 की पावर -4 दिख रहा है मुझे कि कम से कम 0.4 डेसिमल में जाएगा, क्योंकि देखो 2 3 4 5 है, 5 में 2 का 3, बिल्कुल सही बात है। तो -4 आएगा 100% इसका आंसर। और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, इसकी यूनिट पर सेकेंड रहनी चाहिए। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो गाइस देखो प्रेशर की टर्म्स में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ सकता है आप लोगों को। क्या आप लोगों को प्रेशर की टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करते आया? 100% क्लियर, एकदम बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों सिखा रहे हो? वो तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सीखने का कारण यह है कि जेईई में कभी कभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और नीट में कभी कभी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर कभी कभी क्वेश्चन आने की संभावना है, और हम उस कभी कभी संभावनाओं को कभी भी खाली नहीं जाने देंगे, हम उसे पूरी तरीके से पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के। चलिए, तो गाइस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? यहां पर गाइस आपके दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, जब आपके पास में केवल एक ही रिएक्टेंट हो और वो प्रोडक्ट बना रहा हो, तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जब आप ए के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास में एक ए है, रिएक्टेंट ए है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो अभी इसका रेट भी 1 है।
जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो रेट भी 1 है, लेकिन जब आप इसे कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दोगे तो क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसका रेट बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। ऐसी रिएक्शन को डबल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब यहां पर केस नंबर 1 में आपके पास में केवल एक ही टाइप का रिएक्टेंट है, केवल एक ही टाइप का रिएक्टेंट है। तो गाइस इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? dx बाई dt इज इक्वल टू के ए की पावर में 2। क्या मैंने बिल्कुल सही बात बोली? क्या मैंने बिल्कुल सही बात बोली? हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली। अब मुझे एक बात बताओ, जब टाइम 0 होगा, इस वाली कंडीशन में जब टाइम 0 होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन में ए मान लूं और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 मान लूं। नाउ जब टाइम टी बीत चुका होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए में से एक्स कॉन्सेंट्रेशन खर्च हो गया और प्रोडक्ट का एक्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया? तो यहां पर ए की जगह हमें ए माइनस एक्स लगाना पड़ेगा। सो फाइनली आपका जो डेरिवेशन है वो कुछ इस प्रकार चेंज होता हुआ नजर आएगा, दैट इज dx अपॉन dt इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स का स्क्वायर। मैं एक्स एक्स वाली टर्म एक साथ ले आता हूं तो हो जाएगा dx अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा के dt। अब आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेट हो जाएगी। अब ये इंटीग्रेट होने पर यहां पर केवल बचेगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स और यहां पर बचेगा के टी प्लस एक नया यहां पर आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आपकी बन गई एक इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैंने ये जो इक्वेशन सॉल्व करी एट टाइम टी के लिए सॉल्व करी, अब मैं इनिशियल टाइम पीरियड के लिए सॉल्व करता हूं। तो जब आपका टाइम 0 था, आपके ये x की वैल्यू भी 0 रही होगी। ये दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए और t मल्टीप्लाई बाय के, तो t की वैल्यू 0 हो गई तो ये हो जाएगा c। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ आप एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में रख दीजिए। तो बस मेरे साथ में जो मैं कर रहा हूं आप लोग करते चलो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन ए। अब आप के टी को यहीं रहने दीजिए, अब आप के टी को यहीं रहने दीजिए। तो जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए। सो के टी विल बी ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो ये एक्चुअली ब्रैकेट में रहेगा, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो ये और ये कट जाएंगे। सो के टी हो जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। सो अगर आपको के निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे एक्स अपॉन ए माइनस एक्स 1 अपॉन टी। तो इस तरीके से आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है फॉर केस नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका केस नंबर 1 रहेगा। प्लीज इस डेरिवेशन को ठीक तरीके से नोट कर लीजिए, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। प्लीज गाइस, गोइस इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, गोइस। आराम से देख के इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे पकड़ो, मेरे लाड लो। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि तुम्हारे पास में 2 रिएक्टेंट हो ए प्लस बी टाइप के और इनसे तुमको एक सी नाम का प्रोडक्ट मिल रहा हो। इनिशियल टाइम पीरियड में इसका कॉन्सेंट्रेशन ए हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन बी हो, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी हो। आफ्टर टाइम टी स्मॉल ए मान लेते हैं, स्मॉल बी मान लेते हैं। आफ्टर टाइम पी इसके कॉन्सेंट्रेशन में से एक्स खत्म हो गया, इसके कॉन्सेंट्रेशन में से एक्स खत्म हो गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्स बन गया। अब यहां पर आप देख रहे हो क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर इक्वली डिपेंड कर रहा है, तो यहां पर जब आपका वो इक्वेशन बनेगा dx अपॉन dt वाला, तो dx अपॉन dt विल बिकम इक्वल टू के a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स।
a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। तब आप दोनों इक्वेशन को एक तरफ ले आओ तो हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय b माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। इस तरीके से जब आप इसको फाइनली इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी, फाइनल जो आपको फॉर्मूला मिलेगा, k विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी, या एक काम इसको ऐसा लिखना पड़ेगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, देन यहां हो जाएगा 2.303 अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी, यहां पर एक नई टर्म आ गई a माइनस बी, फिर यहां पर आपका बचेगा log बेस 10, यहां पर आपका बचेगा log बेस 10, यहां जाएगा b a माइनस एक्स और यहां हो जाएगा a b माइनस एक्स। हम लोग इसके ज्यादा डिटेल में और डेरिवेशन में नहीं गए बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। हमें केवल और केवल इस फॉर्मूले से मतलब होना चाहिए जो मैंने आप लोगों के सामने अभी लिखा है। जरा देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से, देख लो सर अच्छे तरीके से एक बार, शांति से, इत्मीनान से, आराम से। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। ठीक है गाइस, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, है ना, ताकि हम लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पहले कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही उठाते हैं क्योंकि पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली मुझे वहीं से बनते हुए नजर आते हैं, भले ही नीट हो, जेई हो, बोर्ड हो। बोर्ड में तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नीट में इससे वो क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन लेके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पैटर्न यही होता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको 1.24 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल्स दे रखा है, मोल्स पर लीटर। आफ्टर 60 मिनट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 यानी A माइनस एक्स, यानी आप इसको A नॉट मान लो, आप इसे A मान लो, is 0.2 into 10 to the power -2. So calculate the rate of the reaction. बहुत इजी क्वेश्चन है। K is equal to 2.303 by T. T आपको दे रखा है यहां पर 60 मिनट्स। log base 10, initial concentration is 1.24 into 10 to the power -2 divided by 0.20 into 10 to the power -2. -2 कट गया, ये और ये कट गया, 2 6 12 6.2। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60। लॉग बेस 10 6.2 की वैल्यू आप कितनी लेना पसंद करोगे? अगर मैं लॉग बेस 10 6 की वैल्यू की बात करूं तो वह नियर अराउंड 0.77 के आसपास आती है, तो हम इसको 0.80 लिख लेते हैं। अब ये पूरा चला जाए अगर 30 टाइम्स तो ये चला जाएगा 40 टाइम्स, ये चला जाएगा 15 टाइम्स तो ये चला जाएगा 20 टाइम्स, ये चला जाएगा 3 टाइम्स तो चला जाएगा 0.04 टाइम्स, ये चला जाएगा 0.7 3 21 2 कैरी 2 3 6 18 2 कैरी 3 7 21, तो बस 7 4 28, मुझे जहां तक नजर आ रहा है 7 4 28, यानी मेरा आंसर 0.0304 के आसपास आना चाहिए। और क्योंकि आपसे रेट कांस्टेंट पूछ रहा है और ये केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K का वैल्यू पर मिनट के हिसाब से आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन भी लगाई है। क्लियर होती है ये बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट इतना, फाइंड द हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन K होता है, तो 0.693 अपॉन 5.5, और ये जो 10 टू द पावर -14 यहां है, मैं इसको 10 टू द पावर +14 ऊपर ले जाऊं
राइट। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ 1.26 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड आना चाहिए। पर सेकेंड थोड़ी आएगा, ये टाइम पूछा, सेकेंड ही आएगा ये, क्योंकि इसकी यूनिट पर सेकेंड थी, तो ये ऊपर जाके सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4.8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये क्वेश्चन जेई के हिसाब का है, नीट के हिसाब का है। डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में आते हैं, बस थोड़ी सी वैल्यूज बदल जाती है। शो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर the completion of 99.9% reaction is 10 times of the half life of the reaction। यानी जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगी, उतना टाइम, जितना टाइम इस रिएक्शन को 50% कंप्लीट करने में लगेगा, उसका 10 गुना ज्यादा टाइम रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट करने में लगना चाहिए। ये आपसे पूछ रहा है। अब टी हाफ और टी 99.9, इस तरीके से आपको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहां पर हम लोग हमारी जो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 100 होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि 99.9% रिएक्शन खत्म हो गई है, मतलब 99.9% रिएक्टेंट खत्म हो गया है, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 100 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1 हटाया तो ये हो गया 1000, और ये 1000 को मैं ऐसा लिख देता हूं 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, 10 की पावर में 3। अब जब आप लॉग बेस 10, 10 की पावर में 3 करते हैं तो ये 10 की पावर 3 उतर के आगे आ जाती है, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.303 अपॉन के, तो हो जाएगा 9096 बाय के। ये हो गया तुम्हारा T99। टी हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.69 अपॉन के। अब आप दोनों रिएक्शन को कंपेयर कर लो, T99.9 डिवाइडेड बाय टी हाफ, T99.9 के लिए थी 6.9 बाय के, और इसकी वैल्यू थी 0.69 बाय के, तो इसका के ऊपर चला जाएगा और 0.69 नीचे आ जाएगा। इतना तो मैथ्स आता है ना, ये डिवीजन में पहले रहेगा 0.69 बाय के, तो ये के ऐसा ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा लिखने लगेगा। ठीक है ना, चलो, तो अब ये और ये कट गया, ये चला गया 10 टाइम्स, तो हो गया 10। सो T99.9 इज इक्वल टू, जब मैं टी हाफ को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय टी हाफ, ये प्रूफ हो गया, हेंस इट इज प्रूफ्ड, हेंस इट इज प्रूफ्ड। क्वेश्चन बहुत 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 आसान था, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं थी इसके अंदर, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। देखें ज़रा आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब इससे मिलता जुलता शायद एक और क्वेश्चन मैंने लिया था, हाँ लिया था मैंने, मुझे याद आ गया था। ये देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिया था, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, करके देखो, करके देखो, लग जाओ वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास में, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो नाउ गाइस 3/4, so time required to complete the reaction 3/4 is 2.303 upon k log base 10, initial concentration अपन मान लेते हैं A, and final concentration अगर A में से मैं 3/4 A कम कर दूं तो यहां पर क्या बचेगा 4
4a माइनस 3a यानी a बाय 4। तो यहाँ पर आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बनेगा a बाय 4। तो ये 4 ऊपर ले जाता हूं मैं और a से a काट देता हूं, तो यहां पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 4। अब एक काम करूं, इस 4 के साथ में थोड़ी मस्ती करूं, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूं। 2 का स्क्वायर करने से, जब कभी भी आप लोगों को मैंने हमेशा लॉग में सिखाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जब 2 की पावर 2 होती है तो रूल के हिसाब से 2 उतर के आगे चले जाता है और ये बन जाता है लॉग बेस 10 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। आया फंडा समझ में? आ गया? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? पक्का? या अगर आपको चलो नहीं इतनी मस्ती करनी है, सीधे रहना चाहते हो लाइन लेंथ से, तो ऐसा लिख लो। अभी हो गया तुम्हारा 2.303 बाय के लॉग बेस 10 4 की वैल्यू होती है 0.6। क्या वैल्यू होती है? 0.6। मैं एक्चुअली वो मस्ती इसलिए कर रहा था यहां पर, वो मस्ती में इसलिए कर रहा था यहां पर 2 की पावर में 2, उसके पीछे एक लॉजिक ये था, मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये हो जाता है लॉग बेस 10 2 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग बेस 10 2 0.3010 होती। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां रख दूं, देखो आप समझना इस बात को, मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर हो जाती 0.69 बाय के मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो हमको हाफ लाइफ से कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं 0.69 बाय के। तो ये दोनों में देखो 69 बाय के कॉमन आ गया ना, इसलिए मैंने मस्ती करी। अब हम क्या करते हैं, log 3/4 को t हाफ से कंपेयर कर देते हैं। log 3/4 की वैल्यू है 0.69 इंटू 2 बाई के डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू का के ऊपर चला जाएगा, 0.69 इधर आ जाएगा, ये और ये कट गया। सो टी 3/4 इज इक्वल टू, और के से के कट गया, यहाँ 2 बचा, सो 2 बाई टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ इस केमिकल रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है, उसका दुगना समय लगेगा रिएक्शन को 3/4 कंप्लीट करने के लिए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 4.4 से उठाया गया है। यहां पर आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाना है, इसकी वो देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगाना है इसके यूनिट को देखकर। अब आप लोग इसका फॉर्मूला आपको याद होगा ही होगा, मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकेंड। क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं है? ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को करा रखा है। देखो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक मैं दूसरे क्वेश्चन और देखता हूं। मुझे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर और करवाने थे, लिस्ट में तो होंगे वो डेफिनेटली, बट ठीक है जरा देख लो। मोल 1 माइनस एन n-1 वाला फॉर्मूला लगाकर करके देखो इस क्वेश्चन को बनता है कि नहीं। तुम लोगों से बनना चाहिए वैसे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए पहली वाली का क्या आया भाई, सब में काम करो, n की वैल्यू पहले 1 रख के देख लो, पहले 0 रख के देख लो, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड मतलब पहली वाली रिएक्शन क्या हो गई तुम्हारी 0, अगला रिएक्शन क्या हो गई फर्स्ट, ये वाली क्या हो गई सेकेंड, ये वाली क्या हो गई थर्ड, है ना। अब अगला क्या एटीएम पर सेकेंड। अब एटीएम पर सेकेंड की इस तरीके के लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन पर सेकेंड। अब यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया और एटीएम में वैल्यू दी है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्लेस कर सकते हैं एटीएम से। अब अगर यहां पर एटीएम है, अब यहां पर अगर एटीएम है और आप इसको 1 माइनस एन कर रहे हो, तो यहां पर मेरे को 1 माइनस अगर मैं 2 रखूं, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मान के चलूं मैं, तो ये हो जाएगा एटीएम -1 पर सेकेंड, मतलब पर एटीएम पर सेकेंड, मतलब ये केमिकल रिएक्शन तुम्हारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है।
ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेना, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन पर सेकेंड। इस कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4.69 दिखने में काफी बड़ा, काफी हैरत अंगेज, काफी खतरनाक। तो ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देख के। देखो एक ड्रग है, वो इनइफेक्टिव हो जाती है आफ्टर 30% डीकम्पोजिशन। द ओरिजिनल कंपोजिशन या ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैंपल वॉज 5 मिलीग्राम पर लीटर which become 4.2 milligram per liter during 20 month. Assuming the decomposition in first order, calculate the expiry time of the drug in month and what is the half life. ठीक है, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 30% द ड्रग ऑफ द सैंपल वॉज इतना से इतना ड्यूरिंग 20 मंथ, मतलब मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है। यहाँ पर पहले मैं के निकाल लेता हूँ इस केमिकल रिएक्शन, इट इज 2.303 अपॉन 20 मंथ। यहाँ पे मुझे टाइम की जगह क्या दे रखा है 20 मंथ, तो मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे को 20 लेके काम करना पड़ेगा, 20 मंथ लेकर काम करना पड़ेगा, यूनिट मंथ में आ जाएगी। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 5 एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 4.2, तो ये इधर चला जाएगा और इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4.2 को अगर मैं एग्जैक्टली 50 से डिवाइड करूं 42 को, टाइम वेस्ट किए बिना, 50 डिवाइडेड बाय 42, 1.2 मान लेते हैं हम इसको, यानी 1.2, तो 2.303 अपॉन 20 और लॉग बेस 10 1.2 की वैल्यू क्या लोगे, लॉग बेस 10 1.2 की वैल्यू क्या लोगे। वैसे मैंने यहाँ पर कहीं पर देखी नहीं है इसकी वैल्यू, एक बार हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं। लॉग बेस 10 1.2 की वैल्यू हम लोग एक बार ले लेते हैं एग्जैक्टली 1.20 की, 0.07 ले लेते हैं, 0.08 ले लेते हैं, 0.08। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे 0.08 लेकर, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.08 डिवाइडेड बाय 20, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0092, तो 1 2 3, तो ये जाएगा 9.2 इंटू 10 टू द पावर -3, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसकी यूनिट हो जाएगी पर मंथ। ठीक है, अब क्या करें, अब के की वैल्यू मिल गई। अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर तुम इसको 30% अगर ये ड्रग डीकंपोज हो जाए तो ये इनइफेक्टिव हो जाती है, मतलब एक्सपायर हो जाती है। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सपायरी डेट निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अब के की वैल्यू क्या हो गई, मैं काम करूं 0.0092 ही रखूं, लॉग बेस 10 ले लूं। अगर ये 100% इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 70 बचा, क्यों, क्योंकि जब ड्रग 100% होगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ड्रग 30% डीकंपोज हो गई, जब 70 ग्राम बची, अब इस ड्रग का कोई यूज नहीं है, तो ये इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, 30% डीकंपोज हो गई, तो ये हो गया 30, तो ये और ये कट गया, तो 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 3 जा 21, 1.3, तो एक रफ लॉग 1.3 की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। लॉग 7 1 जा 7 हो गया, 3 कैरी निकल गया, 7 4 जा 28 हो गया, तो 1.4 ले लेते हैं, लॉग 1.4 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.42 की वैल्यू ले लेते हैं, 0.15। लॉग की वैल्यू 0.15 हो गई, तो 2.303 अपॉन 0.009 मल्टीप्लाई बाय 0.15। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.15 एंड डिवाइडेड बाय 0.009, अप्रोक्सीमेटली कुछ 39 मंथ के आसपास इसका जवाब आ रहा है। सो 39 मंथ विल बी द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस मेडिसिन। ये इसकी एक्सपायरी डेट हो गई।
अब अगर आपसे इसका टी हाफ पूछ रहा है तो दैट विल बी 0.69 बाई के, और के की वैल्यू तो 0.009 आ चुकी है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.69 डिवाइडेड बाय 0.009, तो वैल्यू आ जाएगी 76.66 मंथ विल बी द हाफ लाइफ ऑफ दिस दवाई। इस मेडिसिन की ये हाफ लाइफ हो जाएगी। आया समझ में क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट्स। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ मुझे दे रखी है, तो मैं यहां से इसके के की वैल्यू निकाल लूं। सो के विल 0.69 डिवाइडेड बाय 60, तो 0.69 डिवाइडेड बाय 60 आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.0115 के की वैल्यू, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इट शुड बी पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया? आ गया समझ में? अब क्या करेंगे, बस अब हमारे यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम, तो टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू 0.0115, फिर लॉग बेस 10 टू कंज्यूम 90%। इनिशियल 100 होगा, जब 90% कंज्यूम हो जाएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा 10, ये और ये चला गया, यहां हो गया लॉग बेस 10, तो 2.303 अपॉन 0.0115 लॉग बेस 10 की वैल्यू हो गई 1, तो 2.303 अपॉन 0.0115 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0115 200.2 विल बी द टाइम। और ये कितना मिनट लगेगा, दैट विल बी इन मिनट्स। इतने मिनट लगेंगे, 200 मिनट आपको लगेंगे। क्या बढ़िया बढ़िया हल्के फुल्के टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के सामने। कोई टेंशन कोई चिंता वाली बात ही नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में। चलिए आगे देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज अ रेट इतना, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। मतलब ये इनिशियल दे दिया तुमको और ये फाइनल दे दिया, तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया है, तो कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के की वैल्यू दे रखी है 15 इंटू 10 टू द पावर -3, लॉग बेस 10 5 बाय 3, लो लॉग बेस 10 5 बाय 3, तो यहां पर आप इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 कैरी 1.66, तो लॉग 1.66 की वैल्यू अब आप लोग निकाल लीजिए। लॉग 1.66 की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, और ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 2.303 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय बिबिम 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 बिबिम। अरे क्या बात है, वैल्यू देना लॉग की, नियर अराउंड 0.22 ले ली जाए, तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 34.07 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, है ना। मतलब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो तो इन दिस केमिकल रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर इतना इतना, आफ्टर टाइम इंटरवल इतना, और ये इनकी वैल्यू दे रखी है। शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ऑल्सो कैलकुलेट द रिलेशन इन के ए एंड टी। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व जरा। देखो 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 जरा हो पा रहा है क्या, ये करके देखें। फर्स्ट ऑर्डर है तो
K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, मैं इनिशियल की बात नहीं करूंगा, मैं 1 से बात करूंगा, अपॉन टी लॉग बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो C नॉट रहेगा, लेकिन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AC नॉट हो जाएगा, तो C नॉट से C नॉट कट गया, तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 1 अपॉन A। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलिए K2 की तरफ चलते हैं, 2.303 अपॉन 2t लॉग बेस 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो अभी भी C नॉट रहेगा, लेकिन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A स्क्वायर C नॉट हो गया, C नॉट से C नॉट कट गया। अब यहां पर आप जब इसको देखेंगे तो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। अब गाइस जब आप लॉग बेस 10 A का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर का 2 ऊपर चला जाएगा और 2 उसको काट देगा, तो ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा 1 अपॉन A। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो सेम हो गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो सेम हो गई। इनफैक्ट जब मैं इक्वेशन नंबर 3 बनाने की कोशिश करूंगा तो 2.303 अपॉन 3t आ जाएगा लॉग बेस 10 C नॉट अपॉन A क्यूब C नॉट, C नॉट C नॉट कट जाएगा, लॉग बेस 10 1 अपॉन A की पावर 3, तो ये पावर 3 ऊपर जाकर 3 और 3 उस 3 को कट कर देगी, तो ये जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और यहां पर केवल बचेगा 1 अपॉन 3 1 अपॉन ए, मतलब इक्वेशन 1 2 एंड 3 ऑल आर सेम। तो इसका मतलब ये बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और के ए और टी के बीच का रिलेशन आप इसी इक्वेशन को देखकर ही सीख सकते हैं। इसमें के ए और टी का रिलेशन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन में काउंट किया जा सकता है इसको। कंफ्यूजिंग था बस, जो लॉग प्रॉपर्टी अगर सॉल्व करना आती हो तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस ये रिएक्शन हो रही है, फॉलोइंग डेटा आर गिवन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO and H2, ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो क्या करें यार इसके अंदर, देखो तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले NO, हम रेट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम वैसे काम करेंगे। सो NO, so concentration of NO into 10 to the power minus 4 is equal to 1.5। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये दिखने लगेगा मुझे NO is equal to 1.5 into 10 to the power plus 4। फिर ऐसे ही मैं H2 का बना लूं, ये हो जाएगा H2 into 10 to the power minus 3। क्या 10 टू दी पावर माइनस 3 ही है? मुझे डाउट गया इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ चलो 10 टू दी पावर माइनस 3 ही है, ठीक है। 10 टू दी पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 4.0, सो H2 विल बिकम इक्वल टू 4.0 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 3। फिर यहां पर आ जाएगा माइनस 1/2 dNO by dt multiply by 10 to the power minus 4 is equal to 4.4। so minus 1/2 dNO by dt is equal to 4.4 into 10 to the power plus 4। यह आपको समझ में आ गया। हमने इन वैल्यूज को इस तरीके से रीअरेंज करा, अब यहां पर खुद ही लिखा हुआ था, ये देखो ये इसकी वैल्यू इतनी, तो हमने वैसा रीअरेंज कर लिया। अब जरा इसकी रेट इक्वेशन बनाओ, माइनस हाफ dNO by dt
इज इक्वल टू के NO मल्टीप्लाई बाय H2 की पावर में अल्फा और इसकी पावर में बीटा। मेरे को यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो -1/2 dNO/dt की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई 4.4 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू के NO की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 10⁴ अल्फा और H2 की वैल्यू हो गई 4.0 इंटू 10⁻³ बीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एक बात बताओ, क्या ऐसी की ऐसी में इन वैल्यूज को लेकर इक्वेशन नहीं बना सकता? सर बना सकते हो। तो ये हो जाएगा 2.2, देखो 10⁻⁻4 हो जाएगा +4 के, ये हो जाएगा स्टिल 1.5 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 2.0 इंटू 10⁻³ बीटा, ये अल्फा। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और मैं ऐसी कैसी इक्वेशन नंबर 3 बना सकता हूं? देखो 0.24 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू के 0.5 इंटू 10⁻4 अल्फा एंड 2.0 इंटू 10⁻³ बीटा। तो आपकी 3 इक्वेशंस बन गई। क्या आपकी ये 3 इक्वेशंस बन गई? क्या मैं इसे रब कर दूं? क्या मैं इसे रब कर दूं? चलिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोगों ने इसकी मदद से हमारी 3 इक्वेशंस बना ली हैं। अब ये 3 इक्वेशंस को एक काम करते हैं, हम इनकी जगह बदल देते हैं। नहीं, थोड़ा गलत सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा उधर चला जाएगा। चलो लेट इट बी, छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेट इट बी, छोड़ते हैं इसको और इसको वापस इधर लिखते हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेट्स डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो देखो ये हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2, 10⁻4 मैंने कट कर दिया, k से k कट गया, ये और ये पूरा कट गया। अब यहां पर बचा ये 10⁻³ कट गया, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में बीटा। अब ये चला गया 2 टाइम्स, ये चला गया 2 टाइम्स, तो हो गया 2 इज इक्वल टू 2 की पावर में बीटा। तो बीटा की वैल्यू 1 ही आएगी। आप लोग सब जानते हैं बीटा की वैल्यू 1 क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि रेट भी 2 है और कॉन्सेंट्रेशन भी 2 है, तो दोनों 2 है, मतलब एक एक टाइम्स ही बढ़ रहा है। अब आप एक काम कीजिए, जब आपको बीटा की वैल्यू मिली गई है तो आप इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड कर लीजिए। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पर आप देखो ये हो जाएगा 2.2, 10⁻4 से 10⁻4 कट कर दिया, यहां बचा 0.24 इज इक्वल टू k से k कट गया, यहां पर 10⁻4 से 10⁻4 कट गया, बचा 1.5, 0.5 इसकी पावर में अल्फा और ये पूरा कट गया। अब ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, ये हो गया, ये हटा, ये हटा, ये हो गया 3। अब 24 को कितने टाइम्स इस 220 ने काटा होगा देख लेते। 220 डिवाइडेड बाय 24, या एक काम करते हैं 2.20 डिवाइडेड बाय 0.24, ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 9 के बराबर। तो मैं इसे 9 मान लेता हूं, मैं इसे मान लेता हूं 3 की पावर अल्फा। अब बताओ अगर 3 की पावर में 2 लिख दूं तो 3 से 9 हो जाएगा, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू हो गई 2। तो यहां पर आप लोगों को यह पता चल गया कि जो अल्फा है यानी NO, देयरफॉर जो NO है वो सेकेंड ऑर्डर है और जो तुम्हारा H2 है वो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर है और आपका जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर है। अब अगर आपको यहां पर K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर अब आप क्या करो, ये वाली इक्वेशन लिख लो, 4.4 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू K की वैल्यू हमें पता लगानी है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू 10⁻4 का स्क्वायर एंड 4 इंटू 10⁻3 की पावर में 1। बस अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 4.4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻3
मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। तो बस आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और ये समवेयर अराउंड 4.88 इंटू 10 टू द पावर -8 होना चाहिए। 4.88 इंटू 10 टू द पावर -8 कुछ आपका आंसर होगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी यूनिट मोल -2 लीटर 2 पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो इस तरीके के आप लोगों को क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। ग्रेट।